बिल्कुल स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी और मिलवाते हैं मेहमान से भी। तो आपको आज की बात में जो विषय आज हम बात करने जा रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकें आज के इस कार्यक्रम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 0755 और दूसरा नंबर है 1800 तो दर्शकों, आज की बात में हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आज बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, मिलवाएंगे आपको विषय विशेषज्ञों से भी, लेकिन बता दें आपको आज के मेहमान में भी आज हम मिलवाएंगे खास मेहमान से। हमारे साथ होंगी डॉक्टर प्रिया चित्तावर भी। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज की तिथि, क्योंकि तिथि महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। विक्रम संवत 2080 आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है 9 जून 2023 और दिन है शुक्रवार। दर्शकों, इतिहास का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे जीवन में और कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास घटित हुआ आज ही के दिन इतिहास में। सन 1900 में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ। 1990 में नॉर्वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण किया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और 1980 में अंतरिक्ष यान सोयूज T2 पृथ्वी पर लौटा। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, एक सुविचार हमारे विचारों में परिवर्तन ला देता है। तो आइए नजर डालते हैं एक बहुत ही अच्छे सुविचार पर। सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना होता है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया, पर उसके घोंसले में नहीं। बहुत ही अच्छा विचार कि हमें मेहनत करना होती है। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत करना होती है, तभी हम उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अब आज की बात करेंगे। आज हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेंगे। और ये हैरानी की बात है कि पूरे विश्व भर में तीसरे बड़े नंबर पर ये अपराध आता है। आज इसी पर विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं पिंकी जिवनानी जी, जो कि सहायक पुलिस महानिदेशक है। बहुत बहुत स्वागत है पिंकी मैम आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ हैं अर्चना सहाय मैम, समाज सेविका। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना मैम आपका भी। आप आरंभ NGO से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पिंकी मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग निहित उद्देश्यों के लिए जी जब किसी को अलग अलग कार्य से, कभी काम के लिए, कभी शादी के लिए, कभी अंग प्रत्यारोपण के लिए, या इन उद्देश्यों के लिए जब किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त की जाती है तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। कई बार शुरू में वह व्यक्ति इस बात से अवेयर होता है, कई बार नहीं होता, उसे बाद में जाके ये चीज़ पता चलती है। तो इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना घटित होती है। जी, और भी जानेंगे आपसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। हमारे साथ अर्चना सहाय मैम है। मैम, काफ़ी कुछ आप करते हैं, बाल अधिकारों के लिए करते हैं। आपके मायने में ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली उनकी जो अपनी जड़ है, वो जहाँ वो वहाँ रहते हैं, उस जड़ से उसको चाहे बहला के, चाहे ज़बरदस्ती से, प्रलोभन दे के, अगर कहीं पर भी उसकी अपनी जड़ों से निकाल के उसको कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, किसी भी तरीके से, इन एनी फॉर्म ऑफ समझाना, जो भी उनका तरीका होता है, और वहाँ जाके अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जहाँ जाके उसके अलग अलग तरीके का शोषण होता है। हम चूँकि बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमको समझ आता है कि बच्चा और महिला बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं। बिल्कुल। पुरुषों को समझाना शायद या एक्सप्लॉयटेशन होने में थोड़ा सा कमी रहती है उसमें, लेकिन बच्चे और महिलाएं जी, और वो जल्दी प्रलोभन में आ भी जाते हैं। और वो चूँकि सॉफ्ट टारगेट हैं तो छोटे से उनको अगर लालच तो नहीं कहूँगी, एक रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा, और उस बेहतर जीवन के लिए वो निकलते हैं। बिल्कुल। किसी के प्रलोभन में आके, कोई ज़बरदस्ती करता है, या कोई उनके साथ में फ्रॉड करता है। जैसे अभी बच्चों के साथ साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है,
जी। और वहाँ बच्चों को फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या उस तरीके के माध्यम से उनको बिल्कुल। गलत उस पे ले जाते हैं, या दोस्ती का बहाना दिखा के कोई फोटोग्राफ मंगा लेते हैं। तो ऐसे बिल्कुल। कई केसेस आते हैं जहाँ पर कि बच्चे इसका शिकार होते हैं, और फिर जो सामने वाला है वो अपनी मर्जी से बहुत सारे बिल्कुल काम अर्चना मैम, करवाता है। आपने जो जानकारी दी कि महिला और बच्चे सॉफ्ट टारगेट रहते हैं और सबसे पहले इन्हीं पर ही अटैक किया जाता है। पिंकी मैम, आपसे जानना चाहेंगे भारतीय संविधान क्या कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करें तो? भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। जी। उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर हम उससे किसी भी तरीके के अमानवीय परिस्थितियों में कोई भी कार्य लेते हैं, या एक जो बेसिक मानदंड है उससे कम उससे अगर बेगार कराते हैं, तो ये सारे ही कृत्य संविधान के विरुद्ध हैं। तो एक जो न्यूनतम वेजेस हैं उसको दिया जाना ज़रूरी है मानवीय परिस्थितियों में। उससे एक समय सीमा के अंतर्गत और साफ सुस्वच्छ जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हितकारी परिस्थितियां हैं, उन्हीं में उनसे कार्य लिया जा सकता है, जो जिसमें कि उसके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, उसकी मानसिक स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो इन सब परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए ही काम लिया जा सकता है। तो जहाँ भी इनका मतलब पालन नहीं किया जाता तो वो फिर अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया भारतीय संविधान के बारे में। अर्चना मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या मनोस्थिति रहती, क्योंकि आप कई सारे लोगों से जुड़ती हैं, काफ़ी कुछ फील्ड पर काम करती हैं, तो ऐसे आपको कई महिलाएं मिलती होंगी, कई ऐसे बच्चे मिलते होंगे, क्या मनोस्थिति रहती है? क्या वे जागरूक रहते हैं? क्या उनको पता रहता है कि वे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं? वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को समझते ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे घर पर पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, और वो जो मीडिएटर होता है, जो एजेंट होता है, वो बहुत सारे प्रलोभन देता है कि आपके जो घर की महिला है उसको बेहतर काम मिल जाएगा, या जो आपके बच्चे हैं उनको पढ़ने को मिल जाएगा, अच्छा खाने को मिल जाएगा, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। और गांव का ही या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी पहले वहाँ जा चुका है और उसकी थोड़ी सी लाइफ बेटर हो गई है, जैसे वो अच्छे कपड़े पहनने लगा है, या वो अपने बस्ती में आके या गांव में आके गॉगल्स पहन के घूम रहा है, जीन्स पहन रहा है, तो वो अट्रैक्ट करता है। और ऐसे फिर कई बच्चों से जब पूछते थे, नहीं हमने वो भैया को देखा था और उन्होंने कहा कि बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन जब एक्चुअली में जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं और उनको ये बोला जाता है माँ बाप को, जो एजेंट है, कि हम आपको बाकायदा पैसे भेजते रहेंगे, लेकिन हम जितने पैसे भेजेंगे आवाज़ मत करना, नहीं तो वहाँ बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। तो पहले महीना तो बाकायदा पैसा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो महीने होंगे उसमें कम पैसा आएगा, तो बच्चे के हाथ में कुछ नहीं है। तो जब कई बार जब पुलिस ने बच्चे रेस्क्यू किए हैं, और ट्रैफिकिंग बेसिकली 3 तरह से है ना, एक तो सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, और एक ट्रांजिट है। तो सोर्स जो है, वो जो सॉफ्ट टारगेट है वो सोर्स है, वो जगह है जहाँ से बच्चों को निकाला जा रहा है या महिलाओं को निकाला जा रहा है। ट्रांजिट में जब होते हैं ट्रेनों में, और अगर ट्रेनों में पकड़े भी जाते हैं बच्चे, बल्क में पकड़े जाते हैं, मतलब ये छुट्टियों के दौरान तो बल्कि आप सोचिए कि यूपी, बिहार और झारखंड, यहाँ से साउथ की तरफ, जैसे मैडम ने भी कहा कि साउथ की तरफ जाते हैं लोग काम की तलाश में, और वहाँ जो इनह्यूमन कंडीशंस हो जाती है। तो सोचिए कि जब बच्चों को पुलिस रेस्क्यू करती है तो वो इतने घबराए हुए होते हैं, और सबसे बड़ा उनको लगता है कि हमें कितना बड़ा धोखा मिला है, झूठ बोला हमसे। और जब माँ बाप को ढूंढ के प्रयास किया जाता है, पता लगता है, तो कहते साहब हमें तो फ़ोन पे कह दिया जाता है कि बच्चे ठीक हैं। एक आध बार बच्चों को धमका के कि तुम बात करो और बोलो यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बच्चे बताते हैं कि हमें खाना नहीं मिला, एक ही कमरे में 10 बाय 10 का कमरा होता है, ऐसी परिस्थिति में पिंकी मैम इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से होती है? पुलिस के पास में मैं पहले अपना सेटअप बताऊंगी कि क्या शासन ने व्यवस्था की हुई है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के रूप में महिला थाने को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इस हेतु सिस्टमैटिक एक सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें कि हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
नॉर्मली क्या है कि अगर कोई भी बच्चे के गुमने की अगर सूचना मिलती है तो हम सेक्शन 363 आईपीसी में उसको रजिस्टर करते हैं। उसके बाद जब बच्चा दस्तयाब होता है या कोई भी व्यक्ति जो कि ट्रैफिक है और जी। सूचना मिलने पर वो दस्तयाब होता है, तो दस्तयाबी के बाद उसका डिटेल स्टेटमेंट लिया जाता है, उसका मेडिकल कराया जाता है और उसके सारे मतलब जो भी एविडेंस आते हैं उसका एनालिसिस करने के बाद सेक्शन 370 आईपीसी जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लगाया जाता है और जी। जिसमें कि मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स है। और फिर जो भी अन्य अगर कोई संबंधित अपराध घटित हुआ है तो उसको भी हम इसमें सम्मिलित करके और उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके और हम उसको न्यायालय में पुटअप करते हैं। और उस दौरान जो भी साक्ष्य मिलते हैं, अगर उनके साथ में कोई मोलेस्टेशन हुआ है या किसी जी। अन्य तरीके का कोई ऑफेंस हुआ है, तो उन सभी धाराओं को सम्मिलित करते हुए और पुलिस इसमें फिर चालान पेश करती है। बिल्कुल मैम। मैम जब इन्वेस्टिगेशन करते होंगे और जब आप स्टेटमेंट लेते हैं तो बच्चा डरा हुआ रहता है, जैसा कि अर्चना मैम ने बताया, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो उनकी जानकारी है वो आपको केस के लिए जुटाना बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन परेशानियों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो एक बॉन्ड इस्टेब्लिश करना होता है, क्योंकि जब वो इस अमानवीय परिस्थितियों में गुजर के आते हैं तो उनके मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत विपरीत प्रभाव होता है और वो किसी पे बहुत आसानी से भरोसा नहीं करते, क्योंकि कई बार उनका भरोसा पहले से टूट चुका होता है जी। तो आसानी से वो पुलिस को अपनी बात नहीं बताते। तो हमारे जो भी मतलब विवेचना करता है उन वो बहुत ही सॉफ्टली और मतलब क्या कॉन्फिडेंस में लेकर के उनसे एक बॉन्ड इस्टेब्लिश करके उनको अच्छा कूलली उनसे उनके संबंधित अन्य प्रश्न पूछ करके उनसे धीरे धीरे फिर चीज़ों को पूछने की कोशिश करते हैं और स्टोरी टाइप में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस ना करके संबंधित जो भी अन्य प्रश्न हैं उनके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। और कई बार पूछताछ के दौरान फिर कुछ तथ्य निकल कर के आते हैं। कई बार वो पहली बार में ही सारी घटना का उल्लेख नहीं करते, तो हम फिर उनका डिटेल मतलब स्टेटमेंट लेते हैं, उनसे बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के रूप में, स्टोरी के रूप में उनके घर परिवार के चीज़ों के बारे में पूछ करके और फिर हम कोशिश करते हैं सच तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। अच्छा मैम, कितना ज़रूरी है एजुकेट करना लोगों को इसके प्रति? जैसा कि आप बता रहे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शब्द ही नहीं सुना उन्होंने, उन्हें पता ही नहीं है कि वे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उसमें ग्रस्त हैं, तो कितना ज़रूरी है शिक्षित करना इस विषय के प्रति लोगों को? एक्चुअली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे चूँकि मध्य प्रदेश में या जो भी निचले तबके के या बहुत गरीब जो गांव है, जी। ट्राइबल बेल्ट्स है ना, जी। और एक पर्टिकुलर जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों को ये पता होना चाहिए। और चूँकि नियम भी ये कहता है कि जब भी कोई, और ये श्रम विभाग का एक काम भी है और वो करते भी हैं इसके अंदर, कि जब भी कोई व्यक्ति एज ए ग्रुप बाहर जाते हैं तो गांव का सरपंच, उसके पास उस पंचायत ऑफिस में एक रजिस्टर होता है जी। वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो रजिस्टर वहाँ है और सबको गांव से छोड़ने से पहले वो बताना ज़रूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं एज ए ग्रुप। बिल्कुल। कई बार आप सुनते होंगे कि फला जगह से 50 आदमियों को रेस्क्यू किया गया क्योंकि उनके मोबाइल रख लिए गए या फिर उनको कहीं से कांटेक्ट नहीं करने दिया। तो अगर गांव को पता है कि इतने आदमी मेरे बाहर गए हैं और बच्चे भी गए हैं तो इजी होता है ट्रैक करना। या वो पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। अभी कुछ लड़कियां भोपाल स्टेशन पे ही हम लोग को, बैरागढ़ इनफैक्ट स्टेशन पे लड़कियां बल्क में मिली जी। और वो लड़कियां बिहार से वो जा रही थी साउथ में, किसी कर्नाटक के किसी जगह पर जा रही थी। पता लगा कि साहब वो क्यों जा रही हैं, तो बोले हम मोबाइल कंपनी में काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब एक साथ 30-32 लड़कियां कैसे एक साथ जा रही है ना, और वो भी मोबाइल कंपनी में। ऐसी कौन सी कंपनी है जी। तो जो एक बंदा जो उन सारी लड़कियों को लेके जा रहा था, और सब लड़कियों के सबकी उम्र 18 के आसपास, जी। एक जैसा उनका सर्टिफिकेट, जो स्कूल सर्टिफिकेट था पास वाला, वो कुछ बड़ा फिशी टाइप का लगा। तो जब पता किया कि ये जा कहाँ रहे हैं करके, तो उन्होंने कहा कि साहब कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बगैर अपॉइंट, और ये इवन पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि बगैर अपॉइंटमेंट लेटर के आप कौन सी नौकरी लेने के लिए जा रहे हो, और वो भी एक साथ इतनी सारी लड़कियाँ। बिल्कुल। तो ऐसे में जब और पता किया तो उन्होंने कहा साहब एक ईमेल है, और ईमेल वो उन्होंने दिखाया, उस बंदे ने दिखाया, तो उसमें लिखा था कि हम यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे मोबाइल रिपेयरिंग की, और उसके बाद हम इनको जॉब देंगे, 3,000 रुपया दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा, क्या मोडालिटी रहेगी, वो नहीं पता। और उसके बाद उन्होंने लिखा चूंकि ये लड़कियां मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की हैं, मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी ग्रुप की हैं, और मुस्लिम वर्ड लिखा हुआ था उसमें जी। तो वो जब और छानबीन की पता लगा कि ये 32 लड़कियों में से एक भी लड़की मुस्लिम नहीं थी। सो दैट ईमेल इटसेल्फ वाज अ फ्रॉड। बिल्कुल। तो ऐसे में पुलिस की फिर क्या भूमिका रहती है ऐसे केसेस हाँ। में? जैसे मैम बता रही हैं कि ऐसा केस आया है, फिर पुलिस किस प्रकार से प्रक्रिया करती है? जब कभी चाइल्ड लाइन को इस प्रकार की सूचना मिलती है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और जो जी। भी रेस्क्यू होता है उस समय में हम जॉइंट रेड करते हैं। मतलब उनको सबसे पहले वहाँ से रिकवर करना, फिर उनके द्वारा जो भी फर्स्ट टाइम हमको जानकारी दी जाती है वो अक्सर झूठ ही होती है। बिल्कुल। फिर जब उस जानकारी को हम उसकी तह तक पहुंचते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि सही क्या है, और उसके बाद ही फिर उसमें डिटेल क्राइम रजिस्ट्रेशन वगैरह की कार्यवाही होती है। तो रेस्क्यू के बाद में इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका सही धाराओं में एफआईआर से लेकर के सही एविडेंस कलेक्शन, और एविडेंस कलेक्शन के बाद गिरफ्तारी, और उसके बाद में फिर चालानी कार्यवाही। और उस दौरान अगर उनके साथ किसी तरीके की कोई हिंसा हुई है, किसी तरीके का और क्राइम हुआ है, तो मेडिकल का पूरा उनका मतलब उनका मेडिकल और सारी चीज़ें, और कोशिश करना कि उनका फिर रिहैबिलिटेशन और बाकी सारी चीज़ें भी, कि मतलब जो बच्चियां या जो भी रिकवर हुए हैं उनको उनके डेस्टिनेशन या उनके घर तक पहुंचाना। तो ये सारा पूरा जो जॉइंट ऑपरेशन है उसमें पुलिस की इम्पोर्टेंट भूमिका है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से बताया कि रिकवरी करना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर रीस्टैब्लिशमेंट, रिहैबिलेशन। अर्चना मैम, रिहैबिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई बच्चे रहते हैं या महिला रहती है, वो इस सब सिचुएशन से जब गुजरती है तो उसके बाद उसको वापस से अपने नॉर्मल फेज में आने में काफ़ी समय लगता है, मानसिक स्थिति भी उसकी सही नहीं रहती। तो क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं आपकी संस्था द्वारा या शासन द्वारा? बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर है पुलिस का, जहाँ तक रोल होता है एफआईआर, गिरफ्तारी, या जितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब जो रिहैबिलिटेशन का काम है, जो पुनर्वास का जो काम है, और उसके बाद में जो उसका समाज में वापस से रीइंटीग्रेशन का काम, तो रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर माइनर है तो वो बच्चों के रिहैबिलिटेशन की पूरी जिम्मेदारी महिला बाल विकास के द्वारा, जो मिशन वात्सल्य है उसमें जो संचालित है, उसमें बाल कल्याण समिति बनी हुई है जो जे एक्ट के तहत बनाई गई है जी। और हर जिले में ये बाल कल्याण समिति मौजूद है। तो ये सारे बच्चे, इनको जो है वो वहाँ पर बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाता है आफ्टर रेस्क्यू एंड जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है उसके बाद। अब इनके पेरेंट्स को ढूंढना, इनके पेरेंट्स को बुलाना। अब यहाँ मान लीजिए मध्य प्रदेश में किसी एक ज़िले में CWC के सामने बच्चे पेश हुए, और ये बच्चे अन्य राज्य के हैं, क्योंकि बाल कल्याण समिति हर जिले में मौजूद है जी। तो यहाँ से फिर वो बच्चे वहाँ की बाल कल्याण समिति के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, और ये पूरी जिम्मेदारी महिला बाल विकास की है। तो हर जिले में DCPU है, जिसको हम जिला बाल संरक्षण इकाई बोलते हैं जी। उस इकाई में भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये ट्रांसफ़र की बात होती है। सेम पुलिस भी करती है कि बच्चे अगर यहाँ मिले और वो जिस भी ज़िले के बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई ये बच्चे मिले हैं और इनके पेरेंट्स को अब आप ढूंढिए। तो ये कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस जो है वो बहुत सारे लोगों का मिलके होता है। बिल्कुल। और जब बच्चे अपने ज़िले में या अपने राज्य में वापस जाते हैं तो फिर अब वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि अब बच्चे वापस आ गए हैं, अब इनके पुनर्वास के लिए क्या किया जाना है। अब जैसे मैम ने बोला कि अगर एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, हाँ। और ज़्यादातर बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है जी। तो वो पॉक्सो की अगर धारा लगी हुई है, लड़का हो या लड़की, किसी के साथ में भी अगर लैंगिक शोषण हुआ है, वो पॉक्सो की धारा लगी है, तो उसमें फिर उसको विक्टिम कॉम्पनसेशन की तहत उसको कॉम्पनसेशन भी मिलना। बॉन्डेड लेबर की तरह अगर वो बच्चों को रखा गया है या किसी महिला को रखा गया है तो बॉन्डेड लेबर का एक्ट का उसमें भी उसको कॉम्पनसेशन मिलना। तो सरकार के पास हर तरीके की वो योजना है, लेकिन वही है कि सही तरीके से वो पहुंचना चाहिए वहाँ तक।
तो विक्टिम कॉम्पनसेशन का हक जो है, खास तौर पे ट्रैफिकिंग के जो शिकार बिल्कुल। होते हैं, इनको पूरा हक है और वो मिलता है। बिल्कुल मैम। ओनली थिंग इज़ कि जिसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो जिला विधिक सहायता प्राधिकरण है, इनके साथ में भी एक कन्वर्जेंस की बात होती है, और जो कॉम्पनसेशन की जो सारी बात है पुनर्वास के लिए, वो सारा का सारा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के तहत उनको कॉम्पनसेशन मिलता है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया कि किस प्रकार से पुनर्वास के लिए मदद करता है संस्था और शासन दोनों मिलकर के। पिंकी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आज समय बदल चुका है, सिर्फ महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराध नहीं होते या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार नहीं होते। आज देखा जाए तो बालक और पुरुष ये भी ग्रस्त है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है और उनको अवेयर करने के लिए क्या कुछ करता है शासन? जहाँ कहीं भी एम्बिशियसनेस, ओवर एम्बिशियसनेस आ जाती है, या आजकल ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन फ्रॉड्स है, साइबर फ्रॉड्स है, तो वहाँ क्या है, जब कोई भी व्यक्ति इसमें उलझ जाता है तो वो अपनी बहुत ही पर्सनल जानकारियाँ उनसे शेयर कर देते हैं, और उनको शेयर करते ही वो उनके ट्रैप में उलझ जाते हैं। फिर उनका एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होता है, उसके माध्यम से वो उनसे कई बार पैसों की डिमांड करते हैं, कई बार उनका सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, कई बार वो उनको अपने यहाँ पर बुला करके और फिर उनसे जो भी उनका आगे की का काम है वो लेते हैं। तो ये अलग अलग ट्रैप्स हैं, जो चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो या महिला हो या पुरुष हो, उनका इंटरेस्ट जानते हुए वो उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अगर वो गरीब हैं और उनको अर्निंग की ज़रूरत है तो वो अर्निंग के थ्रू उनको ट्रैप करते हैं। अगर वो बहुत एम्बिशियस हैं तो मॉडलिंग, फिल्मी दुनिया, ये भी एक ट्रैफिकिंग का मतलब ज़रिया है। साइबर फ्रॉड्स के थ्रू जो मतलब चकाचौंध की दुनिया है, वहाँ उसके माध्यम से भी मतलब अब छोटे बच्चे हैं वो गेमिंग के थ्रू, आजकल इतने ऑनलाइन गेम्स हैं और उनके माध्यम से कुछ लोग विदेश घूमने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित होते हैं। तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ मतलब चीज़ें हैं जिनके माध्यम से ट्रैफिकिंग हो सकता है। मतलब हर परिवेश और हर वर्ग के लिए अलग अलग झांसे हैं, तो हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है और उसको चेक करने की ज़रूरत है कि ये कितना सही है, कितना गलत है। और इसमें कम्युनिकेशन और अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपनी फैमिली के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ कम्युनिकेट करना और प्लस अवेयर रहना कि सोसाइटी में क्या घटित हो रहा है। बिल्कुल मैम, पिंकी मैम आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें जागरूक रहना सबसे महत्वपूर्ण है और साथ साथ हमारे परिवारजनों से जुड़कर रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इंटरनेट से जुड़े हुए बालक हैं या पुरुष हैं जो गेमिंग से आकर्षित होते हैं, चकाचौंध की दुनिया से आकर्षित होते हैं, तो आपको जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। अर्चना मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा मैम बता रही इंटरनेट, और देखा जाए तो स्लम एरिया में जो शिक्षित हैं बच्चे, वे जानते हैं कि किस प्रकार से उसका इंटरनेट का सदुपयोग करना है, लेकिन इंटरनेट अब सभी के लिए उपलब्ध है क्योंकि स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं और उसमें आधी अधूरी जानकारी भी प्राप्त करते हैं और कई ज़्यादा बच्चे, कई ज़्यादा महिलाएं, कई ज़्यादा लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार स्लम एरिया से होते हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए क्या कुछ करते हैं? अवेयरनेस का काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, और अभी जो हम मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में जो हम देख रहे हैं कि लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग, जो सामुदायिक पुलिसिंग का जो एक पूरा दौर शुरू हुआ था मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हर पुलिस थाने पर एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है जी। लगभग हर जिले में ऊर्जा डेस्क बना हुआ है। ऊर्जा डेस्क जिसको हम बोल रहे हैं कि अर्जेंट एक्शन नहीं, अर्जेंट रिलीफ जस्ट एक्शन जी। तो ऊर्जा डेस्क जो है, और जिसमें हर डेस्क पे एक महिला सब इंस्पेक्टर और उसकी एक टीम को बैठाया गया है। और ये जागरूकता का तो इनको सिर्फ ये नहीं जिम्मेदारी है कि जब कोई केस आएगा तो ही हम उसके ऊपर काम करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस मतलब पुलिस रीचिंग आउट टू कम्युनिटी, ये एक पूरा दौर इस वक्त चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, और ये मैंडेट हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में कि जागरूकता का जो काम है, अलग अलग कानूनों की जानकारी, और अगर कोई गलत कुछ हो रहा है तो आप हमारे पास आइए। उसके लिए पुलिस का जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो पूरा एक तरीका है बहुत बढ़िया इस वक्त चल रहा है। फिर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है क्योंकि जो इशू है, जो प्रॉब्लम है वो बहुत व्यापक है।
और पुलिस की जो संख्या है वो उस वक्त उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कम्युनिटी अवेयरनेस का भी काम करें। तो ऐसे में पुलिस कोलैबोरेट करती है लोकल एनजीओज़ के साथ में, जी विभागों के साथ में, जी। और सब मिलके। और चूंकि मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत बड़ा एक योजना है जो चल रही है, और इसी तरीके से मिशन वात्सल्य जो अभी संचालित हो रहा है, उसमें भी कम्युनिटी अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। तो ये कन्वर्जेंस जो है और कोऑर्डिनेशन, तो आपको मध्य प्रदेश के हर ज़िले में दिखेगा कि पुलिस जो है वो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करती है, कन्वर्जेंस मीटिंग करती है, जिसमें सभी विभागों के लोगों को बैठाया जाता है। जी। और स्पेशल डेज होते हैं, जैसे विमेंस डे आ गया या कोई भी, जैसे अभी 12 तारीख को डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, 12 जून को, तो उसमें भी अलग अलग कार्यक्रम एनजीओज के साथ मिलके प्लान हुए, जागरूकता हुई। और डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर तो छुपा हुआ चाइल्ड लेबर है ना, दिखता नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ ट्रैफिकिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि जो बड़े शहरों में रहते हैं उनके रूट तो कहीं ना कहीं गांव में अभी भी है, उनके खेत हैं, और वो अपने खेतों में जो गरीब जो मजदूर लोग काम करते हैं, साल 2 साल में एक बार गए, उन्होंने कहा साहब बच्चा ले जाइए, अरे बेटी ले जाइए, पढ़ा दीजिए, अरे आपके घर के काम कर देगी, अच्छे से रह लेगी। बेसिकली तो वो, क्योंकि अब उसके बदले में आप पैसा भी दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो हम इसको लिमिट नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ जागरूकता की ज़रूरत सिर्फ स्लम एरिया में है। जागरूकता की ज़रूरत हर जगह पर है, हर नागरिक को है। हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, देखते हैं कि एक फैमिली है, बहुत अच्छी खासी फैमिली है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची, उनका बच्चा गोद ली हुई है। बिल्कुल। दैट इज़ रॉन्ग। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन्हें तो पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल नहीं उदाहरण करना। आपने अर्चना मैम दिए और बताया किस प्रकार से शासन और एनजीओ मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। पिंकी मैम, हेल्प डेस्क नंबर कुछ होगा या हेल्पलाइन नंबर होगा जिससे लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। एमपी पुलिस में डायल 100 है, उसके अलावा नेशनल हेल्पलाइन नंबर 112 है, और इसके अलावा 1098 भी है और 1090 भी है। इन सभी नंबर्स में से किसी भी नंबर पर सूचना अगर देते हैं तो वो सूचना पुलिस तक ज़रूर मिलेगी। और हमारे सभी थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और उन तक सूचना मिलते ही पुलिस उस पर एक्शन लेगी। और जैसा कि मैम ने बताया कि हम कम्युनिटी को कनेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, झुग्गी बस्तियों में, और इसमें हमने महिला बाल विकास के साथ में भी टाई अप किया हुआ है। उनकी जो आंगनवाड़ियाँ हैं, उसके अलावा उनके जो और भी हमारे जितने भी एनजीओज़ हैं उनके साथ में मिलकर के हम टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, बच्चों को क्राइम के अगेंस्ट अवेयर करने के लिए। जैसे उनकी एज ग्रुप के हिसाब से बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए हम अलग थीम लाइन पे ऑपरेशन एहसास नाम से चला रहे हैं। बिल्कुल। बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्वयं सिद्धा के नाम से चला रहे हैं। उसके अलावा हम अलग अलग बुकलेट्स तैयार करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कार्टून पोस्टर्स के माध्यम से, ताकि उनको मैसेज क्लियर हो जाए। चेतना बुकलेट के बारे में भी आपने जिक्र किया था, हाँ। उसके बारे में भी आप हमारे तो दर्शकों ये जो हमारा चेतना कैंपेन है वो लास्ट अक्टूबर में नवरात्रि के समय में हमने ये कैंपेन चलाया था, क्योंकि उस वक्त में सभी लोग माता का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। जो काम के लिए गए हुए लोग होते हैं वो भी घरों में लौटते हैं, और त्यौहार का सेलिब्रेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है। और पुलिस जो है वो दुर्गा पंडाल और सभी जगह चेकिंग करने के लिए और व्यवस्थाएं देखने के लिए निकलती ही है। तो उसी दौरान में हमने इसके लिए पोस्टर्स तैयार किए थे कि किस तरीके से ट्रैफिकिंग हो सकती है, मतलब इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या आपको झांसे दिए जा सकते हैं, भिक्षावृत्ति किस तरीके से ट्रैफिकिंग के माध्यम से कराई जाती है, अंग प्रत्यारोपण के लिए कैसे होता है, बच्चों की, छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त होती है, या और काम के लिए ले जाने के लिए। तो जितने भी वैरायटी ऑफ अपराध ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हैं उनके हमने कार्टून पोस्टर्स के थ्रू पूरा डिज़ाइन करके सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब वो सुलभ हो सके ये कोशिश की। और उसमें एक सुनहरे पंख करके भी हमने मूवी बनाई थी जो कि रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। एक घटना हुई थी तो उसमें किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को काम के लिए ले जाया गया और फिर उससे अमानवीय परिस्थितियों में कार्य लिया गया, और फिर कैसे
फिर पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया, बिल्कुल। वो सारी चीज़ें हमने शासन इसमें द्वारा बताई। बहुत कुछ किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक रहें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ। हमारे चलते चलते अर्चना मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर पेरेंट्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस संक्षिप्त में बताएं पेरेंट्स को हमारे इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चे के साथ रहें, जी, बच्चे के लिए आप मत कुछ करें, क्योंकि पेरेंट हैं तो आपको लगता है कि आप मेरा तो काम है इनके लिए कुछ करना, लेकिन जो करें बच्चे के साथ करें, उसकी राय ज़रूर लें। कम्युनिकेशन का जो एक ज़रिया है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करें। छोटी सी छोटी अगर कोई बिहेवियर में चेंज अगर दिखाई दे रहा है तो उस पर नज़र रखें, क्योंकि कई बार जब बच्चों का बिहेवियर चेंज होना शुरू होता है तो पेरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं और वो बड़े प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का दोस्त बने। बिल्कुल। और मैम ने जैसे अभी काफ़ी सारे हेल्पलाइंस के बारे में बताया है, उन हेल्पलाइंस के ऊपर बात करें। अर्चना मैम ने एक छोटी सी बात बोली है कि पेरेंट्स को कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, उनके भाव का विशेष ध्यान रखें, अगर उनके बिहेवियर में चेंज हो तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिंकी मैम, चलते चलते पूरे समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरफ, किस तरह से हम सभी को जागरूक रहना चाहिए, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं इस बारे में ये कहूँगी कि जो भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उनकी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, हम अवेयर रहें। ट्रैफिकिंग हमारे आसपास में कहीं भी हो सकती है, तो हम जितना अलर्ट रहेंगे और हमें कहीं भी कोई इस तरीके की घटना के बारे में अगर एहसास होता है तो तुरंत पुलिस को बताएं और अपने आसपास के माहौल को जागरूक करें और पुलिस का सपोर्ट करें, आपस में कम्युनिकेशन करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जिवनानी मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी, शासन से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों को दी। साथ ही में हमारे साथ अर्चना साय मैम थी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कितना ज़रूरी है हम सभी को जुड़े रहना और जागरूक रहना ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैम, पिंकी मैम आपका। दर्शकों, आगे बढ़ते हुए हम अब चलेंगे सैर पर और आपको लेकर चलते हैं नीमच की कला मंडी और दिखाते हैं थेवा कला। नीमच थेवा कला के लिए भी मशहूर है। ये कला भी भातों पर ही आधारित है, लेकिन आम जन की कला नहीं है, ये भद्र लोग की, संपन्नों की कला है। ये बेल्जियन ग्लास पर 24 कैरेट सोने या फिर चांदी पर कीमियागर ढंग से कटिंग कर तैयार की जाती है। कांच पर ईचिंग, एम्बोसिंग और इनले का प्रयोग होता है। इस पद्धति से बेशकीमती जेवरात, हीरे जवाहरातों के साथ भी तैयार किए जाते हैं और सोने चांदी के साथ भी। थेवा कला को बनाने के लिए सबसे पहले हम 24 कैरेट गोल्ड की शीट या फिर चांदी की कोई एक शीट बना के उसको केमिकल के ऊपर, जो केमिकल पेस्ट होता है इसको राल बोलते हैं, राल के ऊपर हम हीटिंग प्रोसेस से इसको शीट को लगाते हैं। फिर पेंसिल से उसको डिज़ाइन करते हैं, जो भी बारीक डिज़ाइन दिख रही है पेंसिल से करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे बारीक टूल्स होते हैं, उस टूल्स की सहायता से हम इसको एम्बोस करते हैं। फिर एम्बोस करने के बाद जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको इस तरीके से इससे कट करते हैं। कट करने के बाद ये पूरी जाली एक निकल के आ जाती है इसे डिज़ाइन की, उसको हम हीटिंग प्रोसेस से फिर निकालते हैं। फिर एक सिल्वर वायर की एक बॉर्डर बना के इस जाली के ऊपर सोल्ड करते हैं। फिर उसको सोल्ड करके इसको जाली को केमिकल में डाल के इसको साफ़ कर लेते हैं। फिर इस तरह का एक बेल्जियम ग्लास लेते हैं प्लेन, उसको इसी टूल्स की सहायता से उसको इचिंग करते हैं, सेम डिज़ाइन उसके ऊपर ग्राफ लेके उसको बनाते हैं। फिर जाली को उठा के इसके ऊपर केमिकल से रख के इसको हीटिंग प्रोसेस से इसको फिक्स करते हैं। फिर हमको इस तरह की डिज़ाइन फिनिश प्रोडक्ट में मिल जाती है। इसको साइड से फिनिशिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस ग्लास की साइज़ की एक सिल्वर की केसिंग हम बनाते हैं। इस टाइप से वो केसिंग होती है, इस टाइप से होती है। हम इसको सिंपल भी बना सकते हैं, हम इसको डिज़ाइनर भी बना सकते हैं। उसके बाद इस ग्लास को इस केसिंग में फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद हमको इस टाइप से फिनिश प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो कि हम इसको पूरा फिनिश करते हैं। उसके बाद इसमें सेमी प्रीशियस स्टोन की माला डालते हैं, जो कि कॉस्टली होती है और आजकल डिमांड इसी चीज़ की है ज़्यादा मार्केट में।
दर्शकों, ये तो थी नीमच की थेवा कला, बेहद खूबसूरत थेवा कला। अब आपको हम मिलवाते हैं हमारे आज के खास मेहमान से, जो पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन अनेक विद्याओं में पारंगत भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे मेहमान के तौर पर हैं डॉक्टर प्रिया चित्तावर मैम। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिया मैम, जानना चाहेंगे, डॉक्टर प्रोफेशन में तो आप हैं ही, लेकिन आज के समय हम देखें तो आपको हम एज ए साइकिलिस्ट देख सकते हैं, एज अ मोटिवेटर देख सकते हैं, एज अ स्विमर देख सकते हैं। तो कैसे शुरुआत हुई थी आपके इस सफ़र की? जी, अधिकतर लोग जानते हैं मुझे एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में, परंतु पिछले साल आयरन मैन कॉम्पिटिशन मैंने पूरा किया गोवा में और कज़ाकिस्तान में। आयरन मैन कॉम्पिटिशन एक ट्रायथलॉन होता है जिसमें ओपन वाटर में, सी में या नदी में तैरना होता है। उसके इमीडिएटली बाद 90 किलोमीटर साइकिलिंग और उसके बाद हाफ मैराथन यानी 21 किलोमीटर की दौड़ होती है। और ये पूरा जो है ये लगातार करना होता है विदाउट ब्रेक, और इसका जो समय होता है 8.5 घंटे के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होता है। ये मैंने पिछले साल कंप्लीट करी। पर आपने जो पूछा इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो मैं इसकी तैयारी कैसे आपने शुरू की? क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहती है, तो इसकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कैसे शुरुआत की थी आपने? जी, 2017 में मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारे कैंप्स करती रहती हूँ। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर संतानहीनता, आईवीएफ को लेकर जागरूकता नहीं है। बिल्कुल। तो लगभग हर रविवार को मेरा कहीं छोटे शहर में जाना होता है मरीजों का परीक्षण करने। तो मैं अपनी टीम के साथ ओरछा गई हुई थी और वहाँ पर उस समय ट्रेन में मैंने न्यूज़ पढ़ी कि मिलिंद सोमन जी ने एक आयरन मैन कॉम्पिटिशन कम्प्लीट किया है। मिलिंद सोमन हमारी जो जनरेशन है उसके एक आइकॉन रह चुके हैं। बिल्कुल। तो पढ़ के लगा कि ये कुछ अजीब सी बात है, इतना तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। कैंप के लिए वॉक करते करते ऐसा लगा कि ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पैर दुखेंगे और फिर अपन मरीज़ अच्छे से नहीं देख पाएंगे, बहुत थक जाएंगे। बिल्कुल। बाद में जब वापस ट्रेन में बैठी तो मन में ये आया कि 40 वर्ष की उम्र में ही मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं मंदिरों का अवलोकन भी नहीं कर पाई, इस डर से कि कहीं पैर ना दुखें। और यहाँ मिलिंद सोमन है जो इतना अल्ट्रा एंड्योरेंस का एक कंपटीशन उन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। तो बस वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर रही और ऐसा मन में आया कि 45 वर्ष के होते होते तक क्या मैं आयरन मैन कर सकती हूँ, और यही वो शुरुआत थी। तो कैसे आपने किसी के गाइडेंस में शुरुआत की, या क्या रूटीन आपने फॉलो किया? क्योंकि ऊर्जा को संरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है इतने बड़े इवेंट पे अगर पार्टिसिपेट करना है, और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना। तो कैसे तैयारी कैसे करी मैम, रूटीन क्या फॉलो किया आपने? इसमें मेरे हिसाब से जो तैयारी है वो मुख्यतः 3 चीज़ें मुझे लगती हैं इसमें। सबसे पहली बात होती है आपको खुद को कन्विंस होना कि हाँ ये संभव है आपके लिए। बिल्कुल। मेरे लिए ये असंभव था क्योंकि मैं 3-4 किलोमीटर सुबह वॉक कभी कर लिया, कभी नहीं किया। साइकिल बचपन में चलाई थी 20-30 साल पहले, और स्विमिंग आती ही नहीं थी, पानी से डर लगता था। तो पहली बात कि ये करना मेरे लिए संभव है, यही सबसे बड़ी तैयारी थी। उसके बाद जब आपने ध्येय डिसाइड कर लिया, उसका टाइमलाइन डिसाइड कर लिया, उसके बाद एक गुरु होना बहुत आवश्यक है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जीवन में चैतन्य वेलहाल, मेरे जो टीचर हैं ट्रायथलॉन के, पुणे में रहते हैं परंतु ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, और कई सेशंस उनके साथ भी मैं जाके करती हूँ। वो मुझे मिल गए और उनके आने के बाद जो है वो तैयारी को जिस तरह से कह सकते हैं पंख ही लग गए एक तरीके से। बिल्कुल। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, जो शायद सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हर जन के लिए, जब हम अपना पैशन परस्यू करते हैं तो हमारा व्यवसाय, हमारा परिवार, हमारे फ्रेंड्स, इसको हमें सफ़र नहीं करना है और फिर भी अपना पैशन परस्यू करना है। तो ये जो बैलेंस है ये रोज़ नहीं बनता, कभी हल्का बिगड़ता है, कभी किस दिन बन जाता है, कभी ये सध जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो है मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जब भी आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। बिल्कुल। मैम, आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें काफ़ी टफ रूटीन रहता है, काफ़ी टाइट रूटीन रहता है, और फिर आपने आउट ऑफ द बॉक्स जो काम किया है, आपने बताया कि आपने स्विमिंग कभी बचपन में की नहीं और 1 महीने में सीख कर आपने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। तो ये सब बैलेंस करके कैसे आप मैनेज करते हैं? मेरे पास यदि स्विमिंग की मैं बात करूं तो इसमें ओपन वाटर स्विमिंग होती है, खुले पानी में। बिल्कुल स्विमिंग पूल से अलग होता है क्योंकि आपको नीचे कोई मार्गदर्शन नहीं होता कि रोड किस तरह से है, किस रूट पे जाना है। डर भी रहता है क्योंकि हम भारत में हमने आमतौर पे ओपन वाटर स्विमिंग, जो शहरी क्षेत्रों में बड़े हैं बच्चे, हमने कभी करी ही नहीं है। बिल्कुल। कोविड बीच में आ गया तो उस कारण 2.5 साल तक लगभग स्विमिंग पूल्स पूरी तरह से बंद थे। जैसे ही कोविड गया उसके बाद मार्च से पूल्स शुरू हुए, अप्रैल में पानी में जाना शुरू किया
पर फिर भी डीप वाटर में इतना डर लगता था कि वो डीप सेक्शन में ही नहीं जा पाती थी, और अगस्त में प्रतियोगिता थी। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो पैशन है मन में कि नहीं ये करना ही है अब, तो दिन रात मुझे याद है मैं उसी धुन में रहती थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, दूसरे लोगों को स्विम करते हुए ऑब्जर्व करती थी। जो मन में डर है उसके लिए एक हिप्नोथेरेपिस्ट है, उनकी मैंने मदद ली, उन्होंने कुछ हिप्नोसिस के टिप्स दिए, कुछ टेप्स दी, जिसके कारण सबकॉन्शियस माइंड से वो फियर धीरे धीरे मैंने निकाला। और कोच के साथ फिर मैंने, वो बोट में मेरे साथ चलते थे और मैं पुणे जाके लेक में उनके साथ प्रैक्टिस करती थी, और इस तरह से ये वाला फियर मैंने ओवरकम किया। पर इसके पीछे जो इंस्पिरेशन मुझे था वो मेरे जो संतानहीन दंपत्ति हैं जो क्लिनिक में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है संतानहीनता की भी जो जर्नी होती है वो कोई ट्रायथलॉन से कम नहीं होती है। रोज़ नए चैलेंजेस होते हैं, बहुत लंबी होती है, थकाने वाली, महंगी। तो अब जब मैं टेबल के इस तरफ बैठती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि उनकी क्या पीड़ा होती है, रोज़ किस नए चैलेंजेस से वो गुजरते हैं, और जो मैं एंड्योरेंस चाहती हूँ उनमें देखना वो मुझ में पहले होना चाहिए, तभी मैं उनको उपदेश दे सकती हूँ। ये ऐसा मैं सोचती हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम, ये तो क्योंकि हम जब महसूस करते हैं तो उस चीज़ को और अच्छे से सिखा पाते हैं। मैम, प्रोफेशन पे आपके कुछ इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि आपने जब इस इवेंट की तैयारी की होगी, जब आपने साइकिलिंग स्विमिंग सीखने की तैयारी की हुई होगी, तो क्या प्रोफेशन पे आपके कुछ फ़र्क पड़ा? देखिए, डॉक्टरी पेशा और वो भी जो मेरी स्टेज में है करियर के, वो एक नौकरी तो रह नहीं जाता, वो पूरी आपकी लाइफ होती है। आप 24 घंटे डॉक्टर होते हो। तो ऐसा जब मैंने ये परस्यू करना शुरू किया तो मुझे हर तरफ से, परिवार से, फ्रेंड से, पेशेंट से, समाज से, सब तरफ से अब ये था कि अब ये तो इसमें लग गई, अब इनका प्रोफेशन की तरफ से ध्यान हट जाएगा। पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक बेहतर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो उसमें प्रोफेशन को कभी भी मैंने बैक सीट नहीं लेने दी, बल्कि अगर मैं देखूंगी पिछले 5 वर्षों में तो मेरा पेशेंस, मेरा स्टैमिना, मेरा पेशेंट्स के लिए जो एम्पैथी है, जो अपने प्रोफेशन के प्रति एंथुजियाज्म है, वो बढ़ा ही है। मतलब कहीं से भी मुझे लगता नहीं कि कम हुआ है। बिल्कुल। और आप हर संडे आप एक अवेयरनेस कैंपेन भी लगाती हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि पैशन के साथ, प्रोफेशन के साथ समाज सेवा भी, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं उस जनरेशन से हूँ, लगभग 10-12 साल पहले मैंने अपना स्पेशलाइजेशन किया था रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में। तब मैं पहली डॉक्टर थी मध्य प्रदेश की जो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में सुपर स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन लेके वापस मध्य प्रदेश आई थी। बिल्कुल। पिछले 10 सालों में धीरे धीरे अवेयरनेस संतानहीनता, IVF, बाकी सब टेक्निक्स के बारे में बढ़ी तो है, पर आज भी अगर आप भोपाल के थोड़ा सा भी दूर जाएंगे तो मरीजों को गाइडेंस ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम जो बड़े शहरों में, बड़े सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे जी, तब तक हम अपने प्रोफेशन में रहने को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कई लोग मुझसे कहते हैं कि अब मरीजों को आपके पास आना चाहिए, आपको मरीजों के पास नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिवेश में, जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा दुगने एफर्ट्स की आवश्यकता है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं होगी तो आपके डॉक्टर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है मैम। महिलाओं के लिए आज आप एक मिसाल हैं, क्योंकि एक महिला जब डॉक्टर बन जाती है तो लोग सोचते हैं कि अब ये दूसरे किसी प्रोफेशन में या अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाएगी। तो आपसे जुड़ी हुई जितनी महिलाएं हैं वो आपको देख के काफ़ी मोटिवेट होती है। हमारे जो दर्शक महिलाएं हैं उनको भी आप एक ऐसा मंत्र दें कि वे भी जीवन को जीना सीख जाएं। देखिए, यदि आप हर महिला के जीवन को देखेंगे तो वो कोई आयरन मैन कॉम्पिटिशन से कम नहीं होता है। आप बच्चों को देखते हैं, परिवार को संभालते हैं, समाज में भी अपना जो रोल है वो करते हैं। कई महिलाएं कार्य क्षेत्र में भी हैं। तो हमारा जीवन भी कोई आयरन मैन ट्रायथलॉन से कम कठिन तो नहीं होता है। बिल्कुल। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद जब हमने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी हैं, हम हर चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, तो जीवन में रोज़ कुछ रोचक, कुछ एंथुजियाज्म, कुछ नया होना बहुत आवश्यक है। और कभी कभी जो हमें बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है वो भी आपकी पकड़ में है, यदि आप पहला कदम उठाते हैं तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी जो आयरन मैन कॉरपोरेशन की टैगलाइन है, और वो ये कहती है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो यदि आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहती हैं तो एनीथिंग इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। बिल्कुल, सब कुछ संभव है। और प्रोफेशन की अगर बात करें मैम, आपसे जुड़े हुए लोग जितने भी इस प्रोफेशन में हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, काफ़ी टफ होती है, और फिर काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं।
तो उनको भी आप प्रेरित करें कि किस प्रकार से वे अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ से जुड़ करके। जी बिल्कुल, देखिए चिकित्सकीय पेशा है या ये कहिए कि जो भी पब्लिक फेसिंग प्रोफेशंस हैं जहाँ हम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी समस्याओं के साथ हमारे पास आते हैं और एक पड़ाव के बाद ऐसा लगने लगता है कि हम खुद ही परेशान हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, बीमारियां हो जाती हैं 40s 50s में आते आते, शरीर भी वैसा एनर्जेटिक ऊर्जावान नहीं रहता जैसा पहले है। तो अब आज के दौर में तो मैं देखती हूँ कि मेरे साथ के बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ अपना पैशन, चाहे वो कोई हॉबी हो सकती है, रनिंग हो सकता है, जिमिंग हो सकता है, और मैंने ये देखा है कि जिनका एक पैशन रहता है काम के अलावा, वो अपने काम के लिए भी ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। बिल्कुल। तो मैसेज तो खैर देने के लायक मैं हूँ ऐसा मैं समझती नहीं हूँ, पर मेरा ये अनुभव है कि यदि हमें अपने काम में रोज़ ऊर्जावान रहना है तो ऊर्जा एक ऐसी करेंसी है कि जितनी आप खर्च करें उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल मैम, एक आपका बहुत सुंदर फोटो है जिसमें आप इंडिया का फ्लैग लेकर रन करते हुए आ रही हैं। तो जब आपके परिवार वालों ने वो फोटो देखा था तो कैसा महसूस किया था? आपके पास फ़ोन आए होंगे तो पहले शब्द उनके क्या थे? देखिए ये जो है ना, ये मोमेंट बिल्कुल अनबिलीवेबल मोमेंट होता है जब आप अपने देश के फ्लैग को लेके और वो लाइन क्रॉस करते हो। बिल्कुल। और वो जो मेमोरी ही है वो ही इतनी रोमांचित करने वाली थी, और ख़ास तौर पे मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरे पति जो इस पूरे जर्नी को उन्होंने 5 साल के देखा है, मेरे ख्याल से दे वर जस्ट बियॉन्ड देमसेल्व्स टू सी दैट मोमेंट। बिल्कुल मैम आपको हमने एक सफल डॉक्टर के रूप में, एक साइकिलिस्ट के रूप में, स्विमर के रूप में, मोटिवेटर के रूप में देखा। आने वाले दिनों में और कुछ क्या नया? अभी जो मेरी यात्रा है वो आधी है ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि आयरनमैन 70.3 कंपटीशन मैंने पूरा किया है, परंतु एक आयरनमैन 140.6 आयरन कंपटीशन होता है जिसे फुल आयरनमैन कहा जाता है जी। उसमें 4 किलोमीटर सी स्विमिंग है, 180 किलोमीटर बाइकिंग है और 42 किलोमीटर का मैराथन है, लगातार करना है 16.5 घंटे के समय में। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, वो 2 अक्टूबर को बार्सिलोना में होगा। तो मुझे ऐसा लगता है सफ़र अभी जारी है। बिल्कुल। इसकी तैयारी कैसे कर रही हैं आप? कितने बजे सुबह उठती हैं, कैसे प्रैक्टिस करती हैं, वो भी आप हमें बताएं। देखिए पेशे के कारण ऐसा समय नियत तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि हमें कभी भी इमरजेंसीज में जाना पड़ता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे के बाद मैं कोई नया काम नहीं लूँ, 8 बजे तक सोने की कोशिश करती हूँ। सुबह ज़रूर मैं सनसेट से पहले नियमित पिछले करीब 4 सालों से उठ जाती हूँ, और सुबह के वक्त में ज़रूर मैं अपने 1 या 2 वर्कआउट कंप्लीट करके ही काम पे जाती हूँ, जिससे फिर यदि काम बढ़ भी जाता है तो वर्कआउट मिस नहीं होता। एक हफ्ते में मेरे जो वीकली वर्कआउट होता है वो 2 घंटे होता है, संडे के दिन 5 से 6 घंटे का लंबा वर्कआउट होता है। बिल्कुल। और मैम खान पान का ध्यान कैसे रखते हैं आप? डाइट पर कैसे आपने कंट्रोल रखा है? देखिए जब आप शरीर के ऊपर इतनी डिमांड कर रहे हैं तो उसको आपको उचित न्यूट्रिशन भी देना होगा। ये तो नहीं कहूँगी कि अब ये मैंने परफेक्ट कर लिया है, पर इसके ऊपर मैंने खुद के ऊपर काफ़ी प्रयोग किए, और अब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा घर का बना हुआ खाना होता है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होता है, वो सबसे बेस्ट है। और बाहर के खाने को ऑलमोस्ट टोटली मैं अवॉइड करती हूँ, बाहर जहाँ तक संभव है खाती ही नहीं हूँ। और हमारे इंडियन डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोटीन डाइट में अच्छा रहे। बिल्कुल मैम, जो युवक युवतियाँ रहते हैं आजकल फिटनेस के लिए वो बहुत सारे डाइट चार्ट फॉलो करते हैं या डाइटिंग करते हैं, क्या आप इसको सही मानती हैं? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो जनरेशन है ये हमारी जनरेशन से अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट इनके अंदर ये आइडिया है कि हमारा हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल एक रेजिमेंटेड डाइट फॉलो करना चाहिए, आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए अपने खान पान को लेके, परंतु फैट डाइट्स जो कि बहुत सारे बिना किसी एविडेंस के आजकल आ गए हैं, उससे आप बचिए। आप अपने खुद के शरीर पे प्रयोग करके देखिए कि आपको क्या सूट होता है, और डिसिप्लिन रहिए परंतु फैनेटिक मत रहिए। बिल्कुल। मैम चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, जीवन कैसे जीना चाहिए? देखिए ये तो मैं खुद ही सीख रही हूँ कि जीवन कैसे जीना चाहिए, पर जब भी कोई कठिनाई आती है या जब भी ऐसा लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या क्या हम ये कर पाएंगे, तो मैं एक ही सेंटेंस याद करती हूँ, वो यही है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बिल्कुल। एक और प्रश्न मैम, आपका परिवार जो है उसको भी बैलेंस करके आप चलती हैं, बहुत सहयोग मिलता है, कितना सहयोग मिलता है आपको? क्योंकि अब प्रोफेशन से अलग आपने एक लाइफ का जो मोड होता है उसमें एक प्रोफेशन से अलग आपने पहल की, तो कितना सहयोग मिला आपको आपके परिवार का?
देखिए, परिवार के सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल असंभव है। अच्छी बात ये है कि डॉक्टर सचिन मेरे हस्बैंड वो खुद भी अब रनिंग करने लगे हैं, हाफ मैराथन करते हैं वो, और अक्सर हम सुबह जो वर्कआउट है वो साथ ही करते हैं। पूरा योगदान जो है वो इसमें मेरी मदर का है, क्योंकि वो मेरे खान पान का ध्यान रखती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं, और मेरे जो ये एक्सट्रीम वर्कआउट्स हैं उसको टॉलरेट भी करती हैं। बिल्कुल। बच्चे भी डेफिनेटली अपनी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं, और ये सब है इसीलिए आज ये हो पाया है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल मैम, इस साइकिलिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज, इसके अलावा और क्या आपका पैशन है? बचपन में भी कुछ हॉबीज़ रही होंगी आपकी, वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी हॉबी केवल किताबें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना मैं पसंद करती हूँ। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना कम से कम 20 मिनट तो मैं भले ही कुछ ही पन्ने पढ़ पाऊँ, पर रोज़ाना कुछ ना कुछ किताब मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जीवन जीना है तो हमारे पास हुनर होना चाहिए, हमारे पास सोच होनी चाहिए, और आपने डॉक्टर होने के साथ साथ इस उम्र के पड़ाव में नई सोच के साथ साइकिलिंग, स्विमिंग और कई सारी चीज़ों में आप कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी कर रही हैं, कई सारे आप कैंपेन चलाती हैं। मैम, जो कैंपेन आपके रहते हैं उसकी प्लानिंग आप कैसे करती हैं? क्योंकि आपने मध्य प्रदेश तो कवर कर लिया है, इसके अलावा आपकी और क्या प्लानिंग है? क्या पूरे देश में आप अवेयरनेस कैंपेन लेकर आएंगी? जी बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली मैं ये जो अवेयरनेस की शुरुआत है ये मैंने सोशल मीडिया से एक्चुअली करी थी, और करीब 6 साल पहले मेरा यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया था। अब उसमें 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, और उसमें हम रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, PCOS, संतानहीनता, माहवारी से में अनियमितता, इन सारे विषयों पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल। वहाँ पर केवल मैं बताती ही नहीं हूँ, परंतु जिनके क्वेरीज आते हैं उनको भी मैं यथासंभव सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि भगवान ने हमें कुछ हुनर दिया है, कुछ टैलेंट दिया है, और हार्डवर्क करने के लिए हेल्थ और विलिंगनेस दिया है, तो हमें अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश ही क्यों, पूरे विश्व में हमें काम करना चाहिए, और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा जो है वो मिलना चाहिए। मैम, जैसा कि आपने बताया था काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, तो जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं, जो लोग रहते हैं, उनको कैसे सहयोग आप करती हैं या उनको कैसे गाइड करती कि वे कहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लें? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ हद तक सरकार अब इसे आयुष्मान भारत में ले लिया गया है, परंतु इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है। अधिकतर इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको रिएम्बर्स नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सोशल जागरूकता हो जाएगी, जब लोग स्वयं मांगेंगे कि ये हमें सर्विसेज मिलनी चाहिए, तो धीरे धीरे जो है वो सरकार भी इसके बारे में और ज़्यादा सोचेगी, और इंश्योरेंस कंपनीज और बाकी सारे सेक्टर्स में भी इसमें मदद मिलना शुरू होगी। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ हमें जीवन जीने की कला के बारे में बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी। साथ ही साथ आपको एक जानी मानी डॉक्टर से मिलवाया, जो कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, समाज से जुड़ी हुई हैं और अपने पैशन को कायम रखी हुई हैं। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।